क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश, सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। अनमोल उर्फ पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता सिटी 21 ने हासिल कर लिया। अनमोल उर्फ पिंकी अबुल अस्फहानी रोड पर वाक़े A1 कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अरसे रिहाइश पजीर रही। अनमोल A1 कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर C1 में रिहाइश पजीर रही। अब फ्लैट काफ़ी अरसे से बंद है। अनमोल के भाई का पता भी अबुल हसन अस्फहानी रोड के अपार्टमेंट का ही दर्ज है। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, देखें, अनमोल और पिंकी से जो है वो उसकी गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का सिलसिला जारी और सनसनीखेज जो है वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अनमोल और पिंकी के जो CNIC था और जो दीगर चीज़ें थी जिस पर उसका ऑफिशियली पता लिखा हुआ था वो A1 कॉम्प्लेक्स जो है वो अबुल हसन अस्फहानी रोड का लिखा हुआ था। मैं इस वक्त उसके बाहर ही मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो अपार्टमेंट जो वहाँ जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है उसकी जो है वो ये रेजिडेंसी है। इसके अंदर फ्लैट नंबर C1 था, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी और उसके भाई वगैरह का भी एड्रेस यही था। मुमकिन तौर पर पुलिस ने जो है वो रात गए इसी इलाके ज़िशान नामी शख्स को जो भी जो है वो हिरासत में लिया है, उससे भी तफ्तीश की जा रही है। ज़िशान जो है वो पिंकी का तमाम नेटवर्क ऑपरेट करता था और दीगर तमाम जो मामलात थे फयाज कम्युनिकेशन के ज़रिए ये सारे मामला चलाए जाते थे और उसके ज़रिए तमाम जो माली लेन देन होती थी, रकम की तमाम तरसीलात जो है वो ये ज़िशान देखता था। अब पुलिस ने उसको भी जो है वो हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस की जानिब से यहाँ जो फ्लैट था उसमें जो है वो ताहाल कोई रिहाइश पजीर नहीं है, उसको ताला लगा हुआ है। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पिंकी के खिलाफ घेरा मजीद तंग करते जा रहे हैं। जो उसका साथी है ज़िशान, उससे मजीद भी इंकशाफात मुतवक्के हैं। इब्तदाई तौर पर उसने यही बताया कि फयाज कम्युनिकेशन थी, उसके ज़रिए जो है वो ऑनलाइन जितने भी पैसे आते थे वो तमाम जो है वो ट्रांसफ़र होते थे और निकाले जाते थे, कभी जो है वो बैलेंस के सूरत में, कभी जो है वो कैश की सूरत में। और जो मंशियात तरसीलात थी वो जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में होती थी। पिंकी यहाँ पर कुछ साल कबल जो है वो रिहाइश पजीर थी, उसके बाद यहाँ पर उसका भाई रिहाइश पजीर हुआ, लेकिन उसको भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जो है वो मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं। नासरीन, एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने मनशियात केसेस में प्रोसिक्यूशन के मसाइल का एतराफ़ कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन में खामियां मौजूद हैं, ताहम उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पिंकी के केसेस में तफ्तीश में कोई खला नहीं है। मामला अदालत में जाएगा तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से हाई कोर्ट की रेगुलर होती है, कोई खास मीटिंग नहीं थी सर। इसमें हाई कोर्ट की सिक्योरिटी का रिव्यू होता रहता है और जजेस की सिक्योरिटी का रिव्यू होता रहता है। वो ये इंशाल्लाह ठीक करेंगे। थोड़ा ये जो मसाइल होते हैं ना, ये मीटिंग है इसीलिए कि ये डिस्कस हो और वो ठीक हो, तो उसको बेहतर करें। देखिए, प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, तो जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में है तो इन केसेस की भी, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। खास जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर करेंगे। तो इसमें होगा जी, हमारी तरफ से कोई खिला इस तरह का नहीं है। वो कोई और कह रहे तो खिला नहीं होता। ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा। नाजरीन, पिंकी अभी ख़त्म नहीं हुई। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस की नई रिपोर्ट अदालत में जमा। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई का इंकशाफ। कम उम्र तलबा को हदफ बनाने का दावा। स्कूल और कॉलेजेस में रियायती पैकेजेस देने का इंकशाफ। बिल्कुल, मनशियात नेटवर्क से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। तालीमी इदारों में सहूलतकारों की शनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस की नई रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई का इंकशाफ हुआ है। कम उम्र तलबा को हदफ बनाने का दावा सामने आया है। स्कूलों और कॉलेजों में रियायती पैकेजेस देने का इंकशाफ हुआ है। मनशियात नेटवर्क से मुतालिक ये अहम तफसीलात सामने आई हैं। रियायती पैकेजेस दिए जाते रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को हदफ बनाने के लिए, बच्चे जो हैं वो इस हवाले से आसान हदफ होते हैं। नौजवान बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं उनको ट्रेस करना, उनको पकड़ लेना आसान हदफ होता है। रियायती पैकेजेस दिए गए हैं। जवाद आसिफ हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, पिंकी, अनमोल और पिंकी के मुकदमात का मामला है। सेशन अदालत जनूबी के सामने पुलिस ने एक और रिपोर्ट जमा करवाई है और है कि जो पिंकी है मंशियात गैंग की सरगना है और इस इदारों में भी जो है वो मंशियात थी। जबकि कहना कि जो तालीमी इदारों में नौजवान है, जो तलबा है, उन्हें रियायती पैकेज जो है वो ये मंशियात रोक पुलिस को जो है वो इस हवाले से मुंजिमा से तफ्तीश करनी है और इसका जो मजीद नेटवर्क है उसका भी खोज लगाना है। अदालत ने पुलिस की इस ठीक है जवाद, आपने हमें अपडेट किया।
अनमोल उर्फ पिंकी केस में तफ्तीश का दायरा वसी, वफाकी तहकीकाती इदारे की मदद भी हासिल कर ली गई है। पिंकी के इंकशाफात ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। साबिक सियासतदानों और शोबिस शख्सियात के नाम सामने आने का दावा। पिंकी का इब्तदाई बयान तफ्तीशी टीम ने कलमबंद कर लिया। पिंकी केस ने कई हलकों में खलबली मचा दी है। आपको बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी केस में तफ्तीश का दायरा वसी, वफाकी तहकीकाती इदारे की मदद भी हासिल कर ली गई। पिंकी के इंकशाफात ने नए सवालात खड़े कर दिए। साबिक सियासतदानों और शोबिस शख्सियात के नाम सामने आने का दावा। पिंकी का इब्तदाई बयान तफ्तीशी टीम ने कलमबंद कर लिया। पिंकी केस ने कई हलकों में हलचल भी मचा दी है। आपको ये बताते चलें कि इससे कबल एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया था जिसमें शोबिस शख्सियात का और सियासतदानों का नाम सामने आने की बात हो रही थी। ये एक और नया केस अनमोल उर्फ पिंकी का है जिसमें अब शोबिस शख्सियात और साबिक सियासतदानों का नाम आने का दावा सामने आ रहा है। दुर्रे शहवार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दुर्रे शहवार, बताइएगा ये दावा किस हद तक सच्चा है? जी बिल्कुल, ये पुलिस की जानिब से ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें बताया गया है तफ्तीश में जो पिंकी का जो केस है अनमोल और पिंकी को उसका तफ्तीश में वफाकी तहकीकाती इदारे की मदद भी ली गई है, जिसमें पिंकी ने जो है साबिक सियासतदान टीवी अदाकारों के नाम भी उनको बताए हैं। ताहम नाम जो है अभी जाहिर नहीं किए गए पुलिस की जानिब से। मंशियात की सप्लाई पंजाब और सिंध में भी होती थी, पिंकी का ये भी उनकी चाप है। इसके अलावा उस तफ्तीशी बयान में ये भी बताया कि कुछ इदारों के अफसरान बाकायदा तौर पर पिंकी के साथ जो है रास्ते में थे और उसने ये भी कहा कि मेरे 2 भाई कराची में मंशियात का सेटअप देखते थे, जबकि साउथ जोन जो ऑपरेशन और तफ्तीशी पुलिस ने जो इसके इब्तदाई बयान है वो कलमबंद कर लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, अभी मीडिया की नज़रें पिंकी पर हैं, लेकिन क्या पिंकी से जुड़े हुए मामलात इतने ही आसान हैं? अब हम इस पर बात करेंगे। पिंकी जैसे किरदारों ने मुआशरे को, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। कराची के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नशे के आदी अफराद से भर गए हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर के मालिक ने मुनशियात के मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से पर्दा उठा दिया। मोहम्मद अली रऊफ का कहना था कि कोकेन सबसे महंगा नशा है। विच, आइस, क्रिस्टल और हेरोइन भी सरे फहरिस्त हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, आगाह कीजिए। कराची में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इसका वादे सबूत अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, खुल रही है। तो उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नशे के आदी अफराद को उनकी ज़िंदगी में वापस भेजने के लिए अपने तकदो कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद अली रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि एक तो ये कौन कौन सी इस वक्त जो मनशियात हैं वो ट्रेंडिंग में हैं ज़्यादा और किस तरह से इलाज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, ये बताइएगा कि आजकल कौन कौन सी ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये एक आपने सुना होगा ये अभी पिंकी गिरफ्तार हुई है तो बड़े कोकेन बहुत हाईलाइट हुई है, तो कोकेन और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कितने के अकसाम की होती है और कौन कौन सा नशे इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, कोकेन जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है और जो ये बड़ा एक्सपेंसिव ड्रग होता है, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए पर ग्राम आता है, जो हमारे पेशेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे कि कितनी अच्छी है, कितनी मिलावट वाली, उस पर इसकी प्राइस वेरी करती है ऊपर नीचे। ट्रेंडिंग नशा जो आप कह रहे हैं वो इस वक्त आइस चल रहा होता है, उसका भी सेम इफेक्ट भी होता है। दोनों स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, जगाते हैं, हाइपर करते हैं और ज़्यादा एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं, तो दोनों का तकरीबन सेम ही काम होता है। चूंकि वो 25 हज़ार रुपये का होता है, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ऐसे ड्रग्स के ऊपर आ जाते हैं। जी अच्छा, तो आप लोगों के पास जो पेशेंट्स आते हैं, जाहिर सी बात है उनके वालिदैन उनके प्यारे लेके आते होंगे, तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या तरीक़ेकार होता है उसका? पहले जब वो आते हैं हमारे पास तो ज़ाहिर है हम उनको एक सीरीज ऑफ टेस्ट के थ्रू लेके जाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि वो कौन सा ड्रग इस्तेमाल करे और क्या उनको नशे की वजह से कोई बीमारी या खतरनाक कोई ऐसी चीज़ ना हो गई हो। फिर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मेजर अदनान, वो उनका डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ताकि उनको वो छोड़ने में कम से कम तकलीफ हो और वो जल्दी से उस फेज से कोप अप हो जाएं। फिर उसके बाद हमारी साइकोलॉजिस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हम पेशेंट को उसके अंदर लेके जाते हैं। उसमें उनकी 1-on-1 काउंसलिंग होती है, ग्रुप थेरेपी होती है, पूछा जाता है कि क्यों नशा शुरू किया और उनको नशा छोड़ने के तरीके बताए जाते हैं। एंगर मैनेजमेंट, क्रेविंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरह से अपनी फीलिंग को कोप करना है, किस तरह से अपनी फीलिंग को निकालना है। इसी तरह हम 2-3 महीने उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको बाहर वापस उनके घर वाले लेके जाते हैं। इसी दौरान घर वालों से मुलाकात भी होती रहती है। जो घर वाले ज़ाहिर उनको बाहर घर में जाना है, तो घर वालों के जो इख्तिलाफात हो जाते हैं उनको बेहतर बनाना
और उनका भरोसा दोबारा से घर वालों के लिए कायम करना, वो उस प्रोसेस से हम उनको गुजारते हैं। और फिर 3 महीने बाद वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपने लिए एक अच्छा बेहतर फैसला करके एक अच्छी जिंदगी की तरफ आ जाते हैं। अब तक कितने लोग तकरीबन यहाँ से सेहतियाब होकर जा चुके हैं अपनी जिंदगी में लौट? बहुत लोग जा चुके हैं और बहुत लोग आज आए हुए भी हैं इत्तेफाक से, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट का गुजरा। और वो कोक यूजर भी हैं इत्तेफाक से जो आज आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब अगर मैं एक अंदाज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यहाँ से सही होके गए, ट्रीट होके गए, सही होके गए और वापस अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अब तक सैकड़ों अफराद यहाँ से सेहतियाब होकर अपनी जिंदगी में, अपने फैमिलीज में वापस हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी। इंटरमीडिएट इम्तहानात दौरान मुख्तलिफ मराकज़ में लोड शेडिंग की शिकायत पर चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का बड़ा फैसला। फ़कीर मोहम्मद लाखू कहते हैं कि किसी सेंटर में बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत हो तो इम्तहानी सेंटर की इंतज़ामिया फुल फॉर बोर्ड ऑफिस से रब्ता करें, जबकि हम के इलेक्ट्रिक को ऑन बोर्ड लेकर फौरी सेंटर को लोड शेडिंग से निजात दिलवाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कराची भर में आला सानवी तालीम बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन बेशतर ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोड शेडिंग के जो मसले मसाइल हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। राम सामिर इंशोर लाइन, शाह फैसल, नाज़िमाबाद नंबर 2, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इम्तहानी औकात-ए-कार के दरमियान भी लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। तो इस संबंध में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब। लाखू साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक, आपको पता है गर्मी का क्या इस वक्त माहौल है, इतनी शदीद गर्मी में स्टूडेंट्स जो हैं पसीने से शराबोर, कुछ इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग की वजह से हमें परेशान दिखाई देते हैं। बोर्ड ऑफिस इस पे क्या काम कर रहा है? देखिए, हमारे टोटल 175 सेंटर हैं, उसमें एक दिन में कोई 1 या 2 का आ जाता है कि वहाँ पे पीएमटी का इशू या फीडर का इशू आ जाता है। इस फीडर की वजह से यहाँ जहाँ पे पीएमटी है, यहाँ पे लोग बिल पे नहीं करते तो वहाँ पे लोड शेडिंग हो जाती है। हमारा लाइजन ऑफिसर मौजूद है मुजम्मिल, और डिप्टी जीएम है के इलेक्ट्रिक का जब्बार साहब, उसे डायरेक्ट रास्ता है। विद इन नो टाइम हम वो बहाल करा देते हैं जहाँ भी अगर लोड शेडिंग का मसला होता है। ऐसा कुछ कोई नहीं है कि इतनी बड़ी शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, हमने तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट को ये कहा हुआ है, अगर लोड शेडिंग का दौरान ज़्यादा है तो अल्टरनेट में जनरेटर उन्हें रखा हुआ है, उनको बोला हुआ हम बोर्ड पे करेगा जितना भी ऑयल कंज्यूम होगा। आपके इम्तिहानी सेंटर में लोड शेडिंग की जा रही है तो आपका जो सेंटर की इंतज़ामिया है वो इंटरमीडिएट बोर्ड से रुजू करे और उनका जो मसला है वो बर वक्त हल जो है कि इलेक्ट्रिक की ताउन से हल जो है वो करवा दिया जाएगा। जी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए। मोहल्ला एक्शन कमेटी के तहत होने वाले मुजाहरे में तलबा ने मुतालबा किया कि बिजली की तवील लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई शदीद मुतासर हो रही है। मजीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि हर गुजरते दिन के साथ कराची शहर के अंदर जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, और साथ ही साथ बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से जहाँ शहरी परेशान है, वहीं पर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तलबा और तालिबात, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। इसी वक्त हमारे साथ यहाँ पे तलबा मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग होती है, क्या परेशानी आपको पेश आती है? शॉप एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। पीपल फील वेरी हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन समर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइसा है, मैं ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल की तालिबा हूँ। हमें इस वजह से लोड शेडिंग की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोगों को लाइट ना होने की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे, ना लाइट होने की वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म, ये हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लाइट ना होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम है, बेचारे ना जाने कितने रोड पर बैठे हुए हैं, ना जाने कितने लोगों की कितनी परेशानियाँ हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, या जाने उनका क्या हाल है। इस मसले को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए ताकि इनकी पढ़ाई में जो खलल पैदा हो रहा है वो ख़त्म किया जाए। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह से डॉक्टर शेर मेहरानी की मुलाकात हुई है। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की कारकर्दगी पर अहम ब्रीफिंग। सिंधी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए नए मनसूबों पर गुफ्तगू। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के ज़िलाई दफ़ातर खोलने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ने सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की काविशों को सराहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमानी से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखिए, सूबाई वज़ीर सकाफ़त हैं जुल्फ़िकार अली शाह, इनसे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर शेर मेहरानी उनके दफ्तर में मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह को सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन शेर मेहरानी ने अपने कारकर्दगी
सूरत हाल से आगाह किया है और सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में सिंधी ज़बान की तरक्की तरबीत पर हालिया जो पेशरफ्त है उसके बारे में भी सूबाई वज़ीर को आगाह किया और सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के मुख्तलिफ मंसूबों और अदबी सरगर्मियों पर भी हुई है। मेरे को खास लाड़काना सक्कर के बेनज़ीराबाद में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के दफ्तर खोलने पर भी बातचीत हुई है और सूबाई वज़ीर से जुल्फ़िकार अली शाह ने सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की काविशों को सराहा और कहा है कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी सिंधी ज़बान, अदब, सकाफ़त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है और सिंधी ज़बान हमारी शनाख्त, तहज़ीब और तारीख़ी विरसा है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जो है वो की जाएंगी और सिंधी ज़बान के फ़रोग़ के लिए जदीद तक़ाज़ों से हम मंसूबों पर भी काम किया जाएगा, ये यकीन दिलाया है सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने। क्योंकि ये मैं बता दूं कि जो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी होती है वो मातहत इदारा है महकमा सकाफ़त और सियाहत का। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अवामी मसाइल के हल के लिए मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। कराची के सदर अहमद नदीम आवान का कहना है कि इतवार को शहर की मुख्तलिफ शराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दिया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी हमें साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के हेडक्वार्टर में और मेरे साथ मौजूद हैं कराची के सदर अहमद नदीम आवान। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि अब मरकज़ी मुस्लिम लीग ने आवाम के मसाइल के हल के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया है। क्या कहेंगे, रोड मैप क्या होगा इस अवामी तहरीक का? देखें जी, इस वक्त हुकूमत अपनी नाअहली के साथ जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रही है और आम आवाम के ऊपर इसका बराह रास्त पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, तो हमने इस महंगाई के खिलाफ ऐलान किया है और इतवार वाले दिन इंशाल्लाह कराची की जो अहम शाहराहें हैं उनके ऊपर हम एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने जा रहे हैं, रैलियां अपनी शुरू कर रहे हैं, ताजर तंजीमों को अपने साथ मिलाकर इस हवाले से सेमिनार्स और तमाम कराची की जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनकी APCs बुलाने का जो है ना ये फैसला किया गया है। और असल मकसद यह है कि एक भरपूर आवाज़ उठाई जाए ताकि ये जो इस वक्त यहाँ इस सूरत हाल ये हो चुकी है कि कोई अपोजिशन का रोल भी अदा नहीं कर रहा और हर रात जब सोने लगते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया जबकि मजदूर की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है। हर तरफ महंगाई की आग है और इस वक्त लोग खुदकशी करने पे मजबूर हैं। इतवार के रोज कराची समेत सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इसके अलावा जो खिदमत खल का शोबा है उसके तहत जो है वो रिलीफ कैंप्स, रिलीफ बाजार और बचत बाजार उनका सिलसिला जारी सारी रहेगा। माहिर मईशत अतीकुर रहमान कहते हैं कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग के बायस RLNG सप्लाई मुतासर होने से खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनके मुताबिक सप्लाई चेन मुतासर होने से ज़राई शोबा दबाव का शिकार है जबकि ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के खदशात भी बढ़ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह की चीज़ से मुताल्लिक। देखिए, मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से RLNG की सप्लाई मुतासर हुई जिसके बाद खाद की किल्लत पैदा हुई। इसकी वजह से हमने देखा कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। ये तमाम तर सूरत हाल जब पैदा हुई है, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इकॉनमी एक्सपर्ट है अतीकुर रहमान, उनसे बात करते हैं। अतीक साहब, बताइएगा इस सिलसिले में जो इस्लामिक चैम्बर है वो क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, आज तो इस्लामिक चैम्बर ने ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की है फूड्स पे, एग्री फूड्स पे, और जो बात आपने की है आने वाले दिनों में ये ऑयल के क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन जहाँ बढ़ रहा है वहाँ फूड का प्रॉब्लम भी आने वाला है। अल्लाह ना करे जो आए, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिटेल सप्लाई चेन पे वो काम करें। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे बढ़ाना है, पोल्ट्री को आगे बढ़ाना है, लाइव स्टॉक को आगे बढ़ाना है और फिशरीज़ को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ों पे अगर हम काम कर लेंगे और ध्यान देंगे तो 10 से 15 बिलियन डॉलर एनुअली हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि जब हम इन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो ना सिर्फ ये कि हम अपनी कॉम्पोजिशन और फीडबैक दे रहे होंगे अपने लोकल रिक्वायरमेंट का, बल्कि हम इंटरनेशनली ख़ास करके मिडिल ईस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में कामयाब हो। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमाइंदा तंजीम है और आज हम इसकी कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, तो इनको इनकरेज कर रहे हैं कि ये जो फूड की शॉर्टेजेस आ रही हैं, ये एग्री फूड पे आ रही हैं या हमारे मैरीन फिशरीज़ पे आ रही हैं या कहीं और आ रही हैं, जो भी है, पोल्ट्री पे आ रही हैं या एग्रीकल्चर पे आ रही हैं, तो इसके लिए इनको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और जितने मेंबर्स हैं इसके वो सब पाकिस्तान के वेंडर बने और पाकिस्तान के कस्टमर बने और पाकिस्तान से ये तमाम चीज़ें ख़रीदने की
बातचीत आपको आगे बढ़ाए। रहमान मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से जो खित्ते में जंग के असरात हैं और उसके जो मनफी असरात मुरतब हुए, फूड सिक्योरिटी का मसला है, इसमें पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, कराची को हब डैम से 200 MGD पानी फराहम करने का फैसला। हब डैम से इजाफी पानी फराहमी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला सिंध को इजाफी पानी फराहमी की समरी अरसाल, कराची के लिए पानी का कोटा बढ़ाने की सिफारिश। अब केनाल मुकम्मल, पानी फराहमी दुगनी करने की तैयारी। वापदा चेयरमैन ने वजारत आबी वसाइल से रुजू करने का मशवरा दिया है। बात करेंगे शोएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची को हब डैम से 200 मिलियन गैलन पानी फराहम करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से वज़ीर आला सिंध को वफाक से कोटा बढ़ाने वो की गई है। वाटर कॉरपोरेशन ने हब डैम से इजाफी पानी फराहमी के लिए तफसीली समरी वज़ीर आला सिंध को जो है वो इरसाल कर दी है। वापडा ने हब डैम पानी तकसीम मामला बैनुल सूबाई करार देकर मुश्तरका मफादात कौंसिल को मजाज फोरम जो है वो करार दिया है। वापडा के मुताबिक हब डैम से सिंध और बलूचिस्तान को पानी फराहमी वफाकी मंजूरी और PC1 के मुताबिक जो है वो जारी है। KWS हुकाम के मुताबिक 1981 से कराची को हब डैम से सिर्फ 100 MGD पानी मिल रहा है। कराची में पानी की तलब जो है वो 5 गुना बढ़ चुकी है। इसके बावजूद हब डैम से फराहमी में इजाफा जो है वो नहीं हो सका है। हुकूमत ने नई हब कैनाल मुकम्मल करके 200 MGD पानी मुंतकली की इस्तेदाद हासिल की है। वापडा ने वाजे किया है कि हब डैम पानी कोटा बढ़ाना या कम करना इदारे के दायरे कार में जो है वो नहीं है। हब डैम पानी फराहमी बढ़ाने के मामले पर बलूचिस्तान हुकूमत से मुशावरत जो है वो जरूरी है। वापडा चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को मामला वज़ारत आबी वसाइल और CCI में उठाने का मशवरा जो है वो दिया है। 13 अगस्त हब कैनाल के मुकम्मल होने के बाद से पानी की मिकदार दुगनी फराहमी की ताकत जो है वो लगता है। सेक्रेटरी बल्दियात ने हब डैम पानी कोटा बढ़ाने का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने की सिफारिश जो है वो कर दी है। वज़ीर आला सिंध को इरसाल समरी में कराची के लिए 200 MGD पानी फराहमी की मंजूरी जो है वो तलब की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लांडी 5 के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाके में पानी की मुसलसल किल्लत ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज कर दी है। मकीन कहते हैं कि कई दिन पानी की सप्लाई नहीं आती। पानी के टैंकर्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सर, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया जाता है, लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं वो बुनियादी मसाइल से आज भी महरूम है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, लांडी 5 नंबर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अरसे तवील हो गया है कि पानी की किल्लत का सामना है और कब से पानी नहीं आ रहा है ये हम जानेंगे। आप बताएगा, ये गर्मी में बाहर निकल के आप लोग पानी भरते हैं, कब से ये पानी का मसला है? यहाँ पे तो पानी का मसला 3-4 साल हो गए, पानी यहाँ पे नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया मैं पानी भरते हुए यहाँ पर, और हमारे नहीं किसी के भी पानी नहीं है। अक्सर पानी आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन आता ही नहीं, और जिनके आता है वो देते नहीं है। तो आप लोग टैंकर डलवाते हैं या जो छोटी टंकी होती हैं वो डलवाते हैं? नहीं, मैं पानी रोज़ भरने के लिए आती हूँ, इसलिए हमारे घर में कोई ऐसा सहूलत नहीं दी हुई मालिक मकान ने, गैस भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा बाबा कि पानी नहीं होता तो लोग हैं जिनके घरों में खारा पानी नहीं आता वो टैंकर डलवाते हैं। टैंकर भी इतना महंगा हो गया है कि कुव्वत खरीद से बाहर है। बिल्कुल कुव्वत खरीद से बाहर है, और पानी के साथ साथ बिजली भी नहीं होती है। तकरीबन 1 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। पानी का तो यहाँ देख लो कितनी लाइन लगी, मसला कितना ख़राब है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर पानी जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर 15 साल से ज़्यादा हो गए पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। गर्मी में बाहर आते हैं, पानी भरवाते हैं कि कुव्वत ख़रीद अब इतनी नहीं है कि घरों में टैंकर डलवाया जाए, छोटी टैंकियाँ हैं वही डलवा के गुजारा करते हैं। शहरियों को यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो पानी की फराहमी है उसे बहाल किया जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है वो ना हो सके। जी, इसके साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुँच